हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिया पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉमन हिंदी जहां पर भी पूछी जाती है एस्टेट के अंदर। और हिंदी सब्जेक्ट वाले जो कैंडिडेट हैं एस्टेट के, चाहे वो PGT एस्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ, चाहे TGT एस्टेट के लिए हूँ, चाहे PRT एस्टेट के लिए, यानी कि जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, तो TGT PGT एस्टेट वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट हो, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और ये कॉमन हिंदी के तरीके से मैं करवा रही हूँ ताकि सभी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सके। हिंदी वालों के लिए तो ये रामबाण है। और एस्टेट का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है, हिंदी वाले अपना एक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें कि जहाँ से एस्टेट में यहाँ से प्रश्न ना पूछा गया हो। देखते ही ये जो टॉपिक है क्रिया वाला, मेरे ख्याल से सभी को बहुत ही मुश्किल लगता है। मुझे भी लगता था, जब तक मैंने क्रिया को अच्छे से नहीं समझा तो ये मुझे भी मुश्किल लगता था। तो TGT PGT एस्टेट की तैयारी हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं हिंदी विषय से, और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है, शायद ये 45 क्लास नंबर है। तो ये सारी क्लासेस अगर आप एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले SY हिंदी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें कि TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर संग्रहित मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसके आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलें। और क्रिया है, काफ़ी इसमें जोर देकर पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम इसको इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप चुटकियों में क्रिया का प्रश्न हल करेंगे। आप क्या करते हैं, जैसे कि क्रिया, क्रिया के भेद, ये सब रट लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है स्टेट में तो उससे फिर पसीने से छूटने लगते हैं। अब देखना, शुरुआत से आप बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज से मैं एक एक टॉपिक इस प्रकार से लेकर आऊँगी ताकि 1 नंबर आज आपका एस्टेट में पक्का हो। और जो TGT PGT एस्टेट हिंदी विषय से कर रहे हैं उनके लिए तो 2 या 3 नंबर भी पक्के हो सकते हैं, क्योंकि जो 60 मार्क्स की सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन आता है उसमें भी आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है और कॉमन हिंदी में भी पूछा जाता है। तो अदर सब्जेक्ट वालों के लिए 1 नंबर आज यहाँ से पक्का है, और हिंदी वालों के लिए 2 से 3 नंबर, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, कन्फर्म है। सबसे पहले हम बच्चों वाली बातों पर थोड़ा कम फोकस करेंगे और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हम फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रिया, क्रिया का मतलब होता है काम। इसको दोनों तरीके से बताऊंगी। कोई भी एक्शन वर्ड, अगर कोई इंग्लिश मतलब कोई अदर सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट इसे पढ़ रहा है, एक्शन वर्ड, एक्शन का मतलब अरे ज़्यादा एक्शन मत कर, एक्शन का मतलब कोई भी काम होना, किसी भी प्रकार से कोई काम होना, उसे ही क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। चाहे मारना, पीटना, रोना, धोना, करना, सोना, जागना, उठना, बैठना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सब तो काम होते हैं। तो जो भी काम हो रहा है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या इसको एक्शन वर्ड कहते हैं, या डूइंग वर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डूइंग वर्ड भी कहते हैं, तो ये इससे ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाता है, क्रिया। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले क्रिया का मीनिंग जो है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देख लें। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एक शब्द है खाना, तो खाना शब्द से आपको पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है। जिस शब्द से कि हाँ कोई काम हो रहा है, कि खाना खाया जा रहा है, पीना पिया जा रहा है। ठीक है, तो ये खाना, पीना, खेलना, ये सारी क्या है, क्रिया है। मतलब जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में। अब एक बात सुनना कि जैसे यहाँ पर एक शब्द आया खाना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातों को बताते हुए चलूंगी। खाना, अब खाना शब्द में आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, तो जो क्रिया होती है ना उसमें उस शब्द का मूल रूप भी होता है। जो क्रिया शब्द है, जैसे एक क्रिया शब्द है मेरे पास खाना, खाना क्या है, एक क्रिया शब्द है, एक क्रिया शब्द है। इस क्रिया शब्द के अंदर एक मूल शब्द छुपा हुआ है और वो मूल शब्द है खा।
खा शब्द है। मैं संस्कृत शब्दों पे नहीं जा रही हूँ जहाँ पर हलंत वलंत वगैरह, क्योंकि संस्कृत का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको जो हिंदी के लिए समझा रही हूँ उसे आप समझते जाना। खा शब्द से जैसे खाना, खिलाया, खिलाना, इस तरीके के शब्द बन जाते हैं। तो मूल शब्द जो होता है ना, मूल शब्द, उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे एक शब्द मैं आपको लिखती हूँ, लिख, एक शब्द है मेरे पास, ये मूल शब्द है लिख, इसे हम धातु कह सकते हैं। ठीक है, क्रिया की अब लिखना भी एक क्रिया है। लिख एक क्या है, एक क्रिया शब्द है, और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जब इस मूल रूप के साथ कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो फिर वो अलग से आपकी क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। उसे धातु न कहकर हम क्या कहते हैं, फिर क्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे। मतलब क्रिया के अंदर एक मूल शब्द होता है, और जो मूल शब्द होता है उसे हम धातु कहते हैं। और धातु शब्द के अंदर जब कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो, या फिर अन्य कोई शब्द जुड़ जाता है, फिर वो क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि जो क्रिया होती है, जो क्रिया शब्द होते हैं, उनका जन्म किसी न किसी शब्द से होता है। यानी कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, मान लो एक क्रिया थी, अभी मैंने बताया लिख एक क्रिया है, और क्रिया के ये एक धातु है, एक शब्द है, मान के चलो एक शब्द है, ठीक है, और इसे क्रिया तो कह ही सकते हैं। ये एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया होता है, लिख शब्द से लिखना बना है। तो क्रिया के मूल रूप को, लिखना क्रिया है, उसके मूल रूप को क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, और इसमें धातु क्या है, लिख है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब मूल रूप से कई सारे शब्द बन जाते हैं, कई शब्द सारी क्रियाएं बन जाती हैं उनमें प्रत्यय जोड़ने से। जैसे लिखना, लिख मूल शब्द में लिखना, लिखाई, लिखावट, लिखवाना, ये सारे शब्द किससे बने, इस मूल शब्द के अंदर प्रत्यय जोड़ने से बन गए। तो धातु के जो मूल शब्द है, उसे, शब्द का जो मूल शब्द है, मतलब क्रिया का जो मूल शब्द है, उसे हम धातु कहते हैं। और धातु के अंदर प्रत्यय जोड़ने से आपकी क्या बन जाती हैं, क्रियाएं बन जाती हैं। तो समझ गए होंगे इतना। आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखने, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब आ जाते हैं सीधी बात पर, क्रिया के प्रकार। अब देखो, अब जब काम, तो जो भी एक्शन वर्ड है, जो डूइंग वर्ड है, उनको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब वो कितने प्रकार के होते हैं आपको पहचानना है। अभी मैंने बताया यौगिक क्रियाएं, यौगिक का मतलब होता है योग का, ये योग शब्द से यौगिक बना है, यानी कि जोड़। आपको वहां पर दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। एक तो मूल क्रिया होती है, मतलब मूल क्रिया कहे, चाहे धातु कहे, चाहे मौलिक क्रिया कहे। मूल का मतलब होता है जड़, मतलब वो क्रिया कहाँ से आई, उसकी जड़ क्या है, कुछ शब्द से वो क्रिया निकल कर आई है, उसे तो क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। चाहे मूल क्रिया कहे, चाहे मौलिक क्रिया कहे, बात एक ही है। उसके बाद क्रिया के प्रकार बता रही हूँ कि क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो मूल क्रिया होती है जो अपने वास्तविक रूप में होती है, एक दूसरी यौगिक क्रिया होती है जो मूल शब्द के अंदर प्रत्यय वगैरह जोड़ने से वो यौगिक क्रिया बन जाती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया दो प्रकार की होती है। अभी वो मैं आपको यही चीज बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से अंतर समझते हुए चलना है। क्रिया के दो प्रकार की होती है, एक तो मौलिक क्रिया कहे, चाहे मूल क्रिया कहे, चाहे धातु कहे। एक यौगिक क्रिया होती है। यौगिक क्रिया मैंने बताया, एक तो होती है मूल क्रिया, यानी कि धातु, वो अपने मूल रूप में रहती है, उसे मौलिक क्रिया कहते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का प्रत्यय वगैरह नहीं रहता है। और जब मूल क्रिया के अंदर कोई प्रत्यय वगैरह जोड़कर हम दूसरी क्रिया बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। ये दोनों आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं अब मूल क्रिया तो यहीं पर खत्म होगी, क्योंकि इसके तो कोई भेद होने वाले हैं नहीं। मतलब धातु के भेद हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मूल क्रिया का कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो मूल क्रिया अपने वास्तविक रूप में रहती है, अपने जड़ रूप में रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय वगैरह नहीं रहता है। अब सारा खेल यहाँ पर यौगिक क्रियाओं का आ जाता है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अब यौगिक क्रियाओं के फिर से आपको प्रकार बताना है कि एक तो कर्म के आधार पर,
एक अर्थ के आधार पर और एक अन्य क्रियाएं। बस अगर आपने ये 3 टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिए तो समझ लो एस्टेट में आप क्रिया का जो प्रश्न है वो बिल्कुल चुटकियों में आप हल कर देंगे। कर्म के आधार पर क्रिया, यौगिक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, सभी को पता है, इसके नाम से भी वाकिफ है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे कि कर्म के आधार पर आपसे पूछे तो आपको पता है ही 2 प्रकार की होती हैं। अर्थ के आधार पर क्रियार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रियार्थक, आपको इस शब्द में अर्थ दिख रहा है, प्रेरणार्थक इसमें भी अर्थ दिख रहा है, तो एक क्रियार्थक और एक प्रेरणार्थक 2 प्रकार की क्रिया होती हैं अर्थ के आधार पर। आपको देखो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में एक बार बनाकर देखना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। और एक होता है अन्य क्रियाएं, और एस्टेट में यहाँ से भर भर कर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन सी प्रेरणा क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या क्रियार्थक क्रिया है। एक जो अन्य क्रियाएं हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और अकर्मक सकर्मक में से तो दुनिया भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपकी किस्मत है, जो हिंदी का स्टूडेंट है उसके तो यहाँ से हर एक पार्ट में से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। और जो कॉमन हिंदी वाले कैंडिडेट हैं उनको ये एक बार थोड़ा सा सारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उनके तो हिस्से में एक ही प्रश्न आएगा और वो कहाँ से पूछ ले, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। कर्म के आधार पर जब इनकी परिभाषा बताऊंगी, आप चुटकियों में ऐसे प्रश्न को देखते ही आप समझ जाएंगे, वाक्य को देखते कि कौन सी क्रिया है। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, अर्थ के आधार पर क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया, दोनों के नाम याद रखने हैं। अन्य क्रियाएं कौन, आप देखो यहाँ पर एकर्मक और द्विकर्मक। फिर से देखो, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रियाएं बताई, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया उस जिसमें एक कर्म भी हो सकता है और द्विकर्म भी हो सकता है। अब द्विकर्म में से प्रश्न पूछा था, आप पिछला 2022 का एस्टेट का पेपर उठाकर देखना, यहाँ से प्रश्न पूछा था जिसमें 2 कर्म हो, तो यहाँ से प्रश्न पूछा था। तो सकर्मक, इसमें सकर्मक मतलब कर्म सहित, इसमें कर्म होगा ही होगा, अकर्मक में कोई कर्म नहीं होगा। तो अगर कर्म होगा तो एक कर्म है या फिर 2 कर्म है, ये मैं आपको सीधा सेंटेंस से बताऊंगी, और सेंटेंस को देखते ही आप चुटकियों में पहचान करेंगे। पहले यहाँ पर इनके भेद देख लें। अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्रियाएं फिर से 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि प्रेरणार्थक मतलब है कि हम किसी दूसरे से ये काम करवा रहे हैं, वो क्रिया हम दूसरे से करवा रहे हैं, तो प्रथम प्रेरणार्थक या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई तुम पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो। अब मैं कहूँ कि किसी का नाम लेकर कह दूँ कि मम्मी बच्चों को कह दो कि वो पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, तो ऐसे अभी मैं आपको पंक्तियां बताऊंगी जिन्हें देखते ही आप स्वयं पहचान जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया फिर से 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखो, फिर बस ये बातें यहीं पर खत्म हो जाती हैं। मैंने क्या बताया, क्रिया बताए, क्रिया के प्रकार बताए। एक तो क्रिया जो अपने मूल रूप में होती है उसे धातु कहते हैं। एक क्रिया होती है जिसमें मूल रूप में प्रत्यय वगैरह जोड़ने से वो यौगिक क्रिया बन जाती है। अब यौगिक क्रियाएं फिर 3 प्रकार की होती हैं, एक कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक अन्य क्रियाएं। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया फिर 2 प्रकार की होती है कि उसमें एक कर्म है या फिर द्विकर्म है। अर्थ के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है स्टेट में, आप पुराने पेपर उठाकर देखना, मैं बताऊंगी एज इट इज आपको सेंटेंस रखा हुआ मिलेगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो एक क्रियार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। अन्य क्रियाएं फिर से, जब प्रेरणार्थक क्रियाएं फिर 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक मतलब एक तो हम पहले किसी को कह दे कि चलो भाई तुम वो काम कर दो, तो उसने कर दिया, इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा। एक कहेगा अरे तुम वो दूसरे से वो काम करवा दो, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। अब मैं यहाँ पर मोटा मोटा बता रही हूँ, आगे बताऊँ। अन्य क्रियाएं, अन्य क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? अब ये अन्य क्रियाएं फिर से 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं। तो कालवाचक, कालवाचक, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है,
पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। ठीक है, तो कालवाचक के अंदर तो हम समय पढ़ेंगे, काल जिसे तुम्हें पता है काल पढ़ेंगे। एक सहायक क्रिया होती हैं जैसे रहा है ना, रही है, ये दोनों मिलकर ये सहायक क्रिया कहलाती हैं। एक संयुक्त क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया से पहले, जैसे कि राम नहाकर सो गया, तो नहाकर सो गया, सोना भी क्रिया है, नहाना भी क्रिया है। तो नहाना पूर्वकालिक क्रिया है, सो गया वो बाद की क्रिया है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर अन्य क्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं, तो अन्य क्रिया यहाँ पर 4 प्रकार की आपको बताई गई हैं। तो ये तो हम काल के अंदर पढ़ेंगे। एक सहायक क्रिया मैंने अभी आपको बताया, इसमें इतना ही जानने लायक है। संयुक्त क्रिया अब आप देख लो, फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया मैंने बताया, इतने से आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी मैं डिटेल से बताऊंगी आपको। संयुक्त क्रिया फिर कई प्रकार की होती है। एक तो निश्चय बोधक, इच्छा बोधक या फिर अभ्यास बोधक, कुछ भी कह दें, ये कई प्रकार की हो, मतलब इसको नहीं, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, इच्छा बोधक, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, परतंत्रता बोधक, एकार्थक बोधक, अभ्यास बोधक। देखिए आजकल राम पढ़ने लग गया है तो ये अभ्यास बोधक हो गए। आज मेरा मन मतलब आइसक्रीम खाने का कर रहा है तो ये इच्छा बोधक हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान है, इन्हें जब एक एक सेंटेंस देखेंगे तो आप इनके नाम से ही समझना, बस इनके नाम का अर्थ समझना और फिर उसको टिक कर देना। अब चलते हैं काम की बात पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं अब हम यहाँ से। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मूल क्रिया, धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। मैंने बताया अभी कि जो धातु होगी उसके अंदर ना कोई प्रत्यय होगा ना वो, और उसको आप कुछ किसी प्रकार से तोड़ सकते हैं। वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है और किसी अन्य शब्द पर आधारित नहीं होती है। जैसे देखो चल धातु है, अब इसे हम तोड़ दें मान लो तो इनका कोई अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये कोई शब्द अलग अलग कोई अर्थ ही नहीं देंगे। तो चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, जैसे कि ये सारी क्या हैं, ये मूल धातु हैं और इन्हीं के अंदर प्रत्यय वगैरह जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं, क्रियाएं बनाते हैं। तो ये तो आपको बता दिया था मैंने। धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। ये बात जब से मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ तब से आपको समझा रही हूँ। लिख धातु से, अब जैसे एक शब्द है, मैं लिख शब्द अभी आपको बार बार बता रही हूँ। लिख धातु से कौन कौन से शब्द, ये तो मूल रूप हो गया, ये मूल रूप हो गया, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, मूल शब्द है। इससे हम कौन कौन सी क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना। ये सारी अब क्या हैं, क्रियाएं हैं। अब आपको यहाँ से ये सीखना है कि क्रियाएं बनती कैसे हैं। अब कई बार पेपर में मान लो किसी कोई लाइन दे दी और उस लाइन में शब्द आ गया लिखवाना, तो आपसे पूछेगी कि क्या ये शब्द क्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये शब्द क्रिया है। ये कैसे बनी है, ये ऐसे इनमें प्रत्यय जोड़ने से बनी है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न, 1 नंबर आपको कंफर्म करना है। धातु के 5 भेद होते हैं। धातु, अब थोड़ा सा क्रिया को शुरू करने से पहले हम धातु पढ़ेंगे और एक नहीं तो 2 पार्ट में मैं इसे आपको पूरा करवा दूंगी। धातु के 5 भेद होते हैं। अब धातु जब हमने अभी पढ़ा था कि लिख जो शब्द है वो एक धातु है, ये एक धातु है। धातु अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसके कितने भेद होते हैं, 5। अब धातु भी 5 प्रकार के भेद कहे गए हैं इसके। धातु के भेद कितने हैं, 5। देखो, एक तो सामान्य धातु, सम्मिश्र धातु, व्युत्पन्न धातु, अनुकरणात्मक धातु और नाम धातु। इंपॉर्टेंट है यहाँ से व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु। आप अगर 3-4 स्टेट के पेपर उठाएंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो, मैंने यहीं से, ये मेरे अपने नोट्स हैं और इन्हीं में से मैंने पढ़ा था। अब मैं एक एक आपको ना बिल्कुल आसान से ट्रिक बताती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है कि धातु के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले धातु है सामान्य धातु। सामान्य धातु क्या होती है कि किसी भी धातु के अंदर ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाती है, सामान्य धातु बन जाती है। मतलब धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, इसे सरल धातु भी कहा जाता है। जैसे अब आपके पास
कि राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। और आपको यहाँ पर गाना शब्द पर टिक लगाकर दे दिए और पूछ लें कि यह किस प्रकार की धातु है, और ऑप्शन में आपके पास ये 4 हों तो गाना आप देखेंगे कि इसमें गा शब्द है, मूल शब्द है और उसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। आपको पीछे ना दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि ये सामान्य धातु है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे ही जाना, बजाना, खाना, पीना, इस तरीके की धातुओं में, यानी कि धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ता है, धातु में जब ना प्रत्यय जुड़ता है तो सामान्य धातु कहलाती है। तो भाई फिर सम्मिश्र धातु, व्युत्पन्न धातु क्या होती है? ये व्युत्पन्न धातु से प्रश्न पूछा जाता है। व्युत्पन्न मतलब कहते हैं ना इस चीज की उत्पत्ति, व्युत्पन्न कहाँ से हुई, वो चीज आई कहाँ से। तो व्युत्पन्न जो धातु है ये बताना है। यह धातु में, यह व्युत्पन्न जो धातु होती है ये भी धातु ही है, व्युत्पन्न जो है ये भी धातु ही है। इस धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, मतलब जिसमें ना प्रत्यय जोड़ा जाए मूल धातु के अंदर तो वो तो आपकी सामान्य धातु होगी। और व्युत्पन्न धातु कौन सी होती है? किसी भी धातु में कोई और ही प्रत्यय लगाकर बनाई जाते हैं। जैसे अब आप ये समझेंगे कि मैम इनको कैसे याद रखें, तो भाई जैसे इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना। हंसवाना, मतलब मैं आपको कहूँ कि बच्चे को हंसवाना, उससे लिखवाना, उसको रुलाना, तो मैं 3 शब्द बोल रही हूँ कि उसको तुम खुद ने हंसाकर उससे हंसवाओ, उससे रुलाओ। देखो हंसवाना, पिलवाना भाई, दिलवाना, रुलाना, उठाना, उठवाना, मतलब समझ रहे हैं? इन शब्दों को आप समझे तो ये शब्द हैं व्युत्पन्न धातु। मतलब ऐसे अगर आपको शब्द दिखाई दें और सीधे तौर पर आपको इन्हीं में से कोई शब्द पेपर में मिल जाएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। मैंने 8-10 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने किए थे जब अपने एस्टेट की तैयारी की थी, और यही प्रश्न सीधे जब मैंने इनकी जड़ निकालनी शुरू की कि एस्टेट में प्रश्न आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न धातु का मतलब आपको समझना है। ऐसे शब्द मिलेंगे हंसवाना, दिलवाना, रुलवाना, पिलवाना, दिलाना, मतलब दूसरे से करवा रही हैं। ठीक है, तो वो ये होते हैं इस धातु में अन्य कोई और ही प्रत्यय लगाकर। तो इस टाइप की अगर हों, आप 2-4 शब्द जरूर याद रखना, जैसे दिलवाना, हंसवाना, रुलवाना। भाई इस तरीके के शब्द मिले तो व्युत्पन्न धातु हैं। किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़े तो ये साधारण धातु है, मतलब सामान्य धातु है। अब आती है तीसरे नंबर पर नाम धातु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी आप उठाकर देख लेना। यह जो धातु होती है ना, नाम धातु, ध्यान से सुनना। यह धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब आप ये ना सोचें कि ये पॉइंट आपके एस्टेट में नहीं पूछा जाएगा, जी जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल पीजीटी एस्टेट वाला एग्जामिनर इतना शातिर हो रहा है कि सीधे न देकर 3-4 पॉइंट देकर पूछता है। तो इस पॉइंट का आपको जरूर पता होना चाहिए। एक तो पॉइंट आपसे ये दे दे कि किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य धातु बनती है, ऑप्शन 1। किसी भी धातु में कोई अन्य प्रत्यय जोड़कर व्युत्पन्न धातु बनती है, जैसे हंसवाना, पॉइंट नंबर 2। तीसरा दे दे आपको ये धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे नाम धातु कहते हैं। और एक गलत ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आपको इन पॉइंट्स का जरूर पता होना चाहिए। नाम धातु, यह धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। देखो, अगर आपको संज्ञा का पता है, अगर आपको सर्वनाम का पता है, अगर आपको विशेषण का पता है, तो आप समझ जाएंगे विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगेगा तो नाम धातु बनेगी, संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगेगा तो भी नाम धातु बनेगी, अगर सर्वनाम में प्रत्यय लगेगा तो भी आपकी नाम धातु बनेगी। कैसे बनेगी? आप सभी में तो जुड़ेगा नहीं प्रत्यय। जैसे आप क्या है, आप हम किसने में पढ़ते हैं? सर्वनाम में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं। सर्वनाम आपको पता है ना 11 होते हैं, ये, वे, जो, सो, क्या, कौन, कोई, है ना, कुछ
निश्चित, वह, यह, ये सारे क्या होते हैं? आपके सर्वनाम होते हैं। और आप भी सर्वनाम होता है। अब आप शब्द में अपना, आप शब्द से इसने कौन सा शब्द बनाया? यहाँ पर आप से क्या बनाया? अपनाना। अपनाना, आप से अपनाना, आप से अपनाना, तो ये हो गया सर्वनाम से। ठीक है, अब विशेषण से बताती हूँ। जैसे गरम से गरमाना, विशेषता बता रखी है कि कोई चीज़ गरम है, गरम से गरमाना, आप से अपनाना, लालच से ललचाना, बात से बतियाना, गाली से गरियाना। तो ऐसे शब्द जैसे फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, ये शब्द शर्म से शर्माना, लज्जा से लजियाना, तो ऐसे जो जहाँ भी शब्द बनेंगे वो शब्द आपके नाम धातु कहलाएगी। अब नाम धातु का याद रखना है, 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन 3 शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन 3 शब्दों में परतें लगाकर बनाई जाती है, वो नाम धातु कहलाती है। अब नाम धातु की, इन्हें तो आप छोड़े भी, थोड़ा सा याद रख लें। बाकी आपको क्या याद रखना है? जैसे इन शब्दों में अंतर है, पिलवाना, हंसवाना, दिलवाना, वो कौन सी थी? व्युत्पन्न धातु। अब आपसे कहीं हथियाना, अपनाना, ललचाना, बतियाना, बात से बतियाना, गरमाना, गरियाना, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? नाम धातु के अंदर। और आपको सच बता रही हूँ, ये शब्द आपको ऐसे कि ऐसे किसी ना किसी सेंटेंस में, एस्टेट में मिल जाएंगे। एक एक नंबर के लिए देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब सम्मिश्र, जैसे कि मिश्र मतलब मिला जुला, अब आपको यहीं से नाम से ही पता चल रहा है। ये धातु संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, होना आदि पर लगाई जाती है। शब्दों के पश्चात क्या लगाया जाता है? जैसे करना, जैसे कि पसंद आना, नजर आना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना, नाम होना, छेद होना, होना हो, देना हो, आना हो, जारना हो, भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना। तो ऐसे शब्द 2-2 मिलकर बन रहे हैं, सम्मिश्र धातु कहलाती है। और सम्मिश्र धातु किस में जुड़ती है? धातु संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब वहां पर क्या था? तीनों में, दोनों में अंतर समझना है। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सम्मिश्र धातु में संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, तीनों का याद रखना, थोड़ा अंतर, तभी आपका एक एक नंबर आप अच्छे से ले पाएंगे। बाकी ना आप सब एक एक 2-2 बस अक्षर याद रखें कि हंसवाना, दिलवाना, रुलवाना ऐसे शब्द थे व्युत्पन्न धातु में। नाम धातु में गरमियाना, हथियाना, अपनाना, ललचाना, ललचाना, बतियाना, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? नाम धातु में। और सम्मिश्र धातु में मार खाना, पसंद आना, नजर आना, हत्या होना, ये सारे शब्द होते हैं सम्मिश्र धातु। हम धातु पढ़ रहे हैं ना, हम धातु पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है ये देखो, धातु के बाद आती है अगली धातु, लास्ट धातु है कौन सी? अनुकरणात्मक धातु। कौन सी धातु है? अनुकरणात्मक। अनुकरण देख रहे हैं आप, इसमें ना कोई ध्वनि सुनाई देगी आपको, जैसे कि भिनभिनाना, हिनहिनाना, खनखनाना, खटखटाना, ये क्या है? ध्वनियाँ। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं हैं। मतलब ये वो है तो धातुएं, लेकिन ये अनुकरण पर बनाई जाती है, ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाती हैं ये धातु। कई प्रकार की धातु बताई मैंने। सबसे पहले आपको सामान्य धातु बताई जो मूल धातु में ना परतें लगाने से बनी। उसके बाद मैंने व्युत्पन्न धातु बताई कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में परतें जोड़ने से बनती है, जैसे कि वो हंसवाना, दिलवाना, ये बताई थी ना मैंने अभी आपको। देखो ये रही, इसमें कोई परतें जोड़ने से, परतें लगाकर बनती है हंसवाना, दिलवाना। फिर मैंने नाम धातु बताई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में कोई परतें बनाकर, जैसे बतियाना, गर्मियाना। एग्जाम्पल से जरूर याद रखना, तभी आप प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। अब ये जो धातु होती हैं, अनुकरणात्मक धातु कैसी होती हैं? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली जो ध्वनियाँ होती है वो अनुकरण। अब आपको पेपर में भिनभिनाना शब्द दिख जाए, टन टना, टन टना, टन टनाना, हिनहिनाना, झनझनाना, खटखटाना, तो आप क्या समझेंगे? अरे ये तो वो अनुकरण के ऊपर है, ध्वनियों के अनुकरण पर है, तो ये अनुकरणात्मक धातु हैं। अब आता है योगी क्रिया। योगी क्रिया मूल धातु में, ये तो मैंने आपको पढ़ा दी सारी धातु,
धातु के बारे में क्रिया को पढ़ने से पहले हमने किस शब्द को क्लियर किया? धातु, क्योंकि धातु जो है मूल, उस क्रिया का मूल शब्द क्या होता है? धातु कहलाता है। अब हमने धातु 5 प्रकार, धातु के 5 भेद पढ़े। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु और सम्मिश्र धातु और नाम धातु और अनुकरणात्मक धातु। अनुकरणात्मक ध्वनियों के आधार पर होती है और सम्मिश्र में मार खाना, भाग जाना, ठीक है, वो खड़ा हो जाना, इस प्रकार से। उसके बाद व्युत्पन्न धातु थी हंसवाना, दिलवाना, रुलवाना, किसी भी शब्द में परतें लगाकर बनाई जाती हैं वो। उसके बाद कौन सी थी? व्युत्पन्न के बाद नाम धातु। नाम धातु कौन सी थी? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में परतें लगाने से बन रही हैं। जैसे कौन कौन सी थी वो? गर्मियाना, बतियाना, फिल्माना, शर्माना, वो सारे शब्द। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो मेन बात आती है कि अब हम पढ़ेंगे क्रिया के। अब हमारी आ जाएंगी यौगिक क्रियाएं। अभी मैं आपको एक बार यहाँ से चलती हूँ, वो डायग्राम आपको दोबारा से दिखाती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिया के प्रकार। तो हमने मूल क्रिया यानी कि ये चीज़ हमने अभी पढ़ा है कि धातु के 5 भेद होते हैं, वो पांचों हमने पढ़े। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे यौगिक क्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया किसके आधार पर पढ़ेंगे? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अब देखते हैं इसे, सकर्मक और अकर्मक। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बड़ी तो हो ही गई। अगर आप कहें आज मैंने इसकी शुरुआत करवा दी है तो फिर मैं इसको कल आपको इससे दूसरी उसमें करवा दूंगी, जब तक आप 1 नंबर अपना पक्का करें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्ट 1, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा देर लगता है। ठीक है, पार्ट 1 ये रहेगी आपकी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस 2 लेक्चर की बात है, फिर हमारी क्रिया खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।